लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री से नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, देखिए हम जो ये चैप्टर करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इस वर्ड को समझने की। ठीक है, नाजिज्म होता क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग 3 तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का यूरोप। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साय, और ट्रीटी ऑफ वर्साय से कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की सिचुएशन में क्या चेंजेज होते हैं, जर्मनी में एक नया पॉलिटिकल आइडिया और एक नया लीडरशिप राइज करता है जो होता है नाजी पार्टी, जिसके लीडर होते हैं हिटलर। ठीक है, तो हिटलर के जो ये आइडियाज़ है उसने कैसे जर्मनी को चेंज किया, किस तरीके से पूरे यूरोप को और आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, हम लोग इसमें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, आप पहले पेज पे देखेंगे तो एक छोटे से कहानी से आपको ये चैप्टर शुरू किया जाता है। आप अपने चैप्टर के पहले पेज पे देखते हैं तो आपको ना एक स्टोरी दी होती है एक 11 साल के लड़के हेलमेट की। ठीक है ना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक 11 साल के जर्मन लड़के हेलमेट के, जिसके पापा क्या होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं। वो बच्चा अपने रूम में सोया होता है और उसके माँ बाप आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके माँ बाप आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। हेलमेट के जो पापा होते हैं वो चाहते हैं अपने लाइफ को ख़त्म करना। ठीक है, तो वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिर्फ वो खुद को सुसाइड करे, अपनी हत्या करे, या पूरे फैमिली को ख़त्म करे। ऐसी क्या वजह थी कि हेलमेट के पापा ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो रीज़न ये था कि इसके जो फादर थे वो एक नाजी पार्टी के वर्कर थे। नाजी पार्टी ने क्या किया, जो हिटलर की पार्टी है नाजी पार्टी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों को मारा। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 50 पे आप देख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ, अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड द जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग एट मास स्केल, जो बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मारा जाए तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि नाजी पार्टी ने एक जेनोसाइड किया, बहुत लोगों को मारा। आपको फिगर दिया हुआ है 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज। देखिए ये जिप्सी क्या होते हैं एक बार हम लोग समझते हैं। जिप्सी दरअसल ना, जिप्सी जो होते थे वो नॉर्थ इंडिया से यूरोप में मूव किए थे। ठीक है ना, जो जिप्सी होते हैं ना, जिप्सी जिनको आप कहते हैं, वो 8th सेंचुरी और उसी के अराउंड में नॉर्थ इंडिया या आप कह सकते हैं पंजाब साइड से यूरोप में माइग्रेट हो गए थे। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में आप देखेंगे तो हिटलर ने टोटल 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 2 लाख जिप्सीज, 6 मिलियन ज्यूज, 70,000 जर्मन्स लोगों को मारा है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों पे अलग अलग तरीके से ऑपरेशन किया। उसके जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला। कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब है टॉर्चर रूम। ठीक है, जहाँ पे अपने अपोनेंट को रख के प्रिजन में रख के टॉर्चर किया जाता था। तो ये आइडिया हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन के हिसाब से समझ रहे हैं। ठीक है ना, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने काफ़ी जेनोसाइड किया, बहुत लोगों को मारा। हिटलर के जो सपोर्टर थे बाद में उनको ट्राई किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जब जर्मनी की हार होने वाली होती है तो हिटलर ना अपने मिनिस्टर, ठीक है, उनका नाम है गोएबल। गोएबल का नाम ना आप इंडियन पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे। ठीक है, गोएबल की ना एक पॉलिसी थी, गोएबल का एक स्टेटमेंट था कि आप एक झूठ को इतनी बार कहिए कि वो झूठ लोगों को सच लगने लगे। ठीक है, इस लाइन का ना सिग्निफिकेंस अपने इंडियन पॉलिटिक्स में भी खूब देखते हैं आप। जब इलेक्शन का टाइम होता है या 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एक दूसरे के लीडर को ऐसे ब्लेम करते हैं कि वो गोएबल हैं, तो गोएबल कहने का मतलब झूठ को प्रमोट करने वाला। ठीक है ना, तो हिटलर का ना जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है वो गोएबल है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर को लगता है कि वो हार जाएंगे, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, तो हिटलर क्या करता है, अपने मिनिस्टर गोएबल और अपनी फ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर लेता है एक बंकर में। ठीक है, ये हम लोगों के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। हम लोग
सिस्टेमेटिक ढंग से इस चैप्टर में आते हैं टॉपिक 1.1 के साथ। टॉपिक 1.1 है द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एंडिंग पीरियड है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो जर्मनी में जो जर्मनी के लिबरल्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, इन सब ने जर्मनी में एक रिपब्लिक बनाया। ठीक है, जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। आप डेट नोट करेंगे 5 फरवरी 1949। ठीक है ना, 5 फरवरी 1949 को 421 मेंबर, वीमर नाम की एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे हुए डिस्कस करने के लिए कि जर्मनी का जो पॉलिटिकल शेप है वो कैसा होना चाहिए, जर्मनी को कैसे पॉलिटिकली फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, सो ऑन 5 फरवरी 421 रिप्रेजेंटेटिव्स और मेंबर्स गैदर टू फॉर्म अ रिपब्लिक। ठीक है, और ये रिपब्लिक बन के तैयार होता है 14 अगस्त 1999 को। ये रिपब्लिक कहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो वीमर नाम के जगह पे फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ वीमर रिपब्लिक। ठीक है ना, ये एक तरीके से जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी डेप्यूटीज थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए गए थे। और ये जो इनका इलेक्शन था, अनलाइक जो हम लोगों ने फ्रांस में देखा है, तो अनलाइक फ्रेंच इलेक्शन, इट वाज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यहाँ पे इस इलेक्शन में, डेप्यूटीज के इलेक्शन में, मेल और फीमेल सब ने वोट किया था। ठीक है, और ये जो वीमर रिपब्लिक है ये फेडरल फॉर्म पे था। फेडरलिज्म हम लोग समझते हैं ना, जहाँ पे पावर के दो सेंटर हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वीमर रिपब्लिक भी ना एक फेडरल गवर्नमेंट थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, दैट वाज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। देखिए जर्मनी की हम लोग बात करते हैं तो जैसे अपने इंडिया में लोकसभा या राज्यसभा या अपर हाउस और लोअर हाउस है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लोअर हाउस के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, अपर हाउस के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। वैसे ही जर्मनी में जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको हम लोग राइक्सटैग बोलते हैं। ठीक है ना, ये स्पेलिंग आप नोट करेंगे। तो ये जो राइक्सटैग है या आप राइक्सटैग बोलिए, ये लोअर हाउस है, और वही आप राइक्सकैट बोलते हैं तो राइक्सकैट क्या है, उसका अपर हाउस है। ठीक है, स्पेलिंग में देख लीजिए बस, राइक्सटैग और राइक्सकैट। ठीक है ना, तो ये जो जर्मन पार्लियामेंट थे ये राइक्सटैग हम लोग कॉमनली कहेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए ये जो वीमर रिपब्लिक है ये जर्मन गवर्नमेंट है फिलहाल के लिए, हम लोग ये मान के चलते हैं। टाइम क्या है, टाइम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, जर्मनी में एक नई गवर्नमेंट बनी है। अब थोड़ी सी बात हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की करते हैं, ये समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके, वीमर रिपब्लिक को समझते हुए ना हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप पे चलते हैं। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, लगभग 4 साल चला है ये। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये मेनली 2 ग्रुप के बीच में हुआ है। ठीक है, सेंट्रल अलायंस और अलाइड फोर्सेज, ये 2 ग्रुप थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। सेंट्रल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की, ठीक है, ये सब थे। और अलाइड फोर्सेज में थे फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। अमेरिका स्टार्टिंग से इस वॉर में शामिल नहीं था। ठीक है ना, देखिए होता क्या है ना कि अमेरिका के जो कुछ मर्चेंट शिप्स थे, अमेरिका के कुछ कमर्शियल शिप्स को जर्मनी ने डुबो दिया। ठीक है ना, जर्मनी के इस स्टेप के बाद अमेरिका ज्वाइन करता है, अलाइड फोर्सेज को फेवर करता है, और अमेरिकन एंट्री के बाद अलाइड फोर्सेज काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खींचेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जर्मनी की कंडीशन काफ़ी पावरफुल थी, जर्मनी ने स्टार्टिंग में डोमिनेट किया, लेकिन अमेरिकन एंट्री के बाद ये जो सेंट्रल अलायंस है इनकी कंडीशन ख़राब होती है। फाइनली जर्मनी हैड टू फेस अ सिवियर रिपीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, जर्मनी की हार होती है। देखिए जर्मनी की हार के बाद आपको पता है कि जब भी कोई वॉर होता है, वॉर के बाद दोनों पार्टी मिलते हैं, निगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है, तो जर्मनी की हार होती है। ये जो अलाइड फोर्सेज है इन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुए, जो नुकसान हुए, उन सब के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि जर्मनी के कारण इतनी बड़ी तबाही हुई है। जर्मनी वाज द मेन कॉज ऑफ द वॉर, ऑफ द डिवेस्टेशन कमिटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के वर्साय में, वर्साय शहर है फ्रांस का, ठीक है, तो वर्साय में एक मीटिंग होगी जहाँ पे अलाइड फोर्सेज होंगे और वॉर में जो नुकसान हुए हैं उसको लेके निगोशिएशन होगा। तो वर्साय में जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवेस्टेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अलाइड फोर्सेज ने जर्मनी को क्या किया, जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगाया, जर्मनी को पनिश किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। यहाँ पे देखिए जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करना पड़ता है। अलाइड फोर्स ने जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी फोर्स करते हैं जिसको हम लोग कहेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ट्रीटी ऑफ वर्साई से क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साई के क्या प्रोविज़न थे वो आते हैं बार बार, तो इसको अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई बेसिकली ट्रीटी थी जर्मनी और अलाइड फोर्सेस के बीच में, ये हुआ है फ्रांस में। ईयर क्या है 1919। क्यों हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो नुकसान है उसके लिए जर्मनी को पनिश करने के लिए ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये जो मीटिंग हुई है ट्रीटी ऑफ वर्साई में, तो इससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जर्मनी के जो ओवरसीज कॉलोनीज थे, कॉलोनी तो हम लोग समझते हैं ना, ओवरसीज मतलब अपने देश से बाहर के जो कॉलोनी है वो जर्मनी से छीन लिए गए। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। जर्मनी का जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका 13% पॉपुलेशन जर्मनी से अलग हो गया, ठीक है। जर्मनी के जो रिसोर्स वाले रीजन्स हैं, जर्मनी के पास जो जर्मनी का रिसोर्स स्टॉक है उसका 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फ्रांस, पोलैंड एंड रशिया। तो जर्मनी के रिसोर्स को भी छीन लिया गया, ठीक है। साथ ही साथ वॉर गिल्ट क्लॉज के कारण, वॉर गिल्ट क्लॉज मीन्स वॉर के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। जो इंडस्ट्रियल लॉस, जो इकोनॉमिक लॉस अलाइड फोर्सेज को हुए हैं, तो वो कंपनसेट करने के लिए जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन पाउंड का वॉर कंपनसेशन लगाया गया, या जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड का फाइन चार्ज किया गया। बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया। डीमिलिटराइज कहने का मतलब कि जर्मनी के पास अब कोई आर्मी नहीं होगी, जर्मनी के मिलिट्री पावर को ख़त्म किया गया, ठीक है। जर्मनी का जो रिसोर्स रिच एरिया है राइनलैंड को भी एलिड फोर्सेज ने क्या किया, जर्मनी से छीन लिया। तो ये आप सारे प्रोविज़न देखेंगे, आप खुद को ना एक जर्मन सिटीजन के तौर पे रख के समझिए कि अगर आपके कंट्री को ये ट्रीटी साइन करना पड़े तो आपके लिए कितनी शेमफुल सिचुएशन होगी। किसी भी सिटीज़न के लिए, किसी भी सिटीज़न के नेशनल सेंटीमेंट हर्ट होंगे अगर उसकी कंट्री ऐसे इंसल्टिंग ट्रीटी साइन करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के समय देखते हैं वीमर रिपब्लिक की सरकार बनती है। वीमर रिपब्लिक पावर में होती है जर्मनी में। वीमर रिपब्लिक हैड टू साइन दिस इंसल्टिंग ट्रीटी। ये जो जर्मनी की जिसमें बेइज्जती हुई है वो ट्रीटी जर्मनी के बिहाफ पे किसने साइन किया है, वीमर रिपब्लिक ने साइन किया है। तो जर्मन लोगों के बीच में वीमर रिपब्लिक को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। जर्मनी के लोगों ने वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के लिए। जर्मनी की ऐसी अपमानजनक स्थिति के लिए जर्मनी के लोगों ने वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। जर्मनी के लोग वीमर रिपब्लिक को क्रिटिसाइज करते थे। वीमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे, लीडर्स थे, उनको नवंबर क्रिमिनल बोला जाता था क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ था नवंबर में, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक 1.1 द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक में ये तो समझ गए कि वीमर रिपब्लिक क्या था, इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ है इसका फॉर्मेशन। जर्मनी के लोग वीमर रिपब्लिक से नाखुश थे, ठीक है ना। जर्मनी के लोग वीमर रिपब्लिक के लीडर या उसके सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जर्मनी के अनफॉर्चुनेट कंडीशन के लिए वीमर रिपब्लिक जिम्मेदार है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकड्रॉप हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली दो ग्रुप के बीच में हुआ है, सेंट्रल अलायंस और अलाइड फोर्सेज, ठीक है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट यूरोप पे क्या पड़ा है। आपको पता है कि मोस्टली जो कंट्री है वो यूरोपियन ही उसमें शामिल है, यूरोप में ही हुआ है वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना आप देखेंगे तो यूरोप की कंडीशन को साइकोलॉजिकली, सोशली, पॉलिटिकली, फिनेंशियली हर तरीके से चेंज कर देती है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसने यूरोप को चेंज किया है कम्प्लीटली, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेनली क्या था ना, यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले सबसे रिचेस्ट कॉन्टिनेंट था, ठीक है। चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये इन सब की बाहर कॉलोनीज काफ़ी सारी थी, वहाँ से ये रिसोर्स अपने यहाँ ला रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे और बेच रहे थे। तो यूरोप से कैपिटल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रही थी, ठीक है। सो वहाँ तक यूरोप की कंडीशन अच्छी है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ है कि ये जो बेलिजरेंट कंट्रीज हैं, जो वॉर में शामिल होने वाले कंट्रीज हैं, दे फॉट द वॉर मोस्टली ऑन लोन्स, ठीक है। और ये लोन ज़्यादातर कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे, ठीक है। अमेरिका आपको पता है कि स्टार्टिंग में वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये यूरोप में क्या हुआ है वॉर के बाद, वॉर में आपको पता है कि वॉर में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे लॉस होना है, ठीक है ना। तो वॉर के बाद पूरे यूरोप में इकोनॉमिक लॉस वाली कंडीशन होती है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अमेरिकन लोन पे वॉर लड़ते हैं, ठीक है ना। सो अब क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, एक सबसे बड़ा चेंज आप देखते हैं। तो वॉर से पहले जो यूरोप एक आप कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर, दुनिया को देने वाला, उधार देने वाला कॉन्टिनेंट था। वॉर के बाद क्या हो जाता है, यूरोप वही दुनिया से उधार लेने वाला बन गया, कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर बन गया। ये बहुत बड़ा चेंज हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है ना। वीमर रिपब्लिक की कंडीशन तो आपको पता है कि वीमर रिपब्लिक की हालत जर्मनी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है। उसके बाद देखिए जो सोशल लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो जो यूरोप की सोशल लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है ना। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप में क्या हो गया, यूरोप में चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मीडिया हो, वो ना लोगों को एग्रेसिव बनाने के लिए प्रोपेगेट कर रहे थे, लोगों को प्रोवोक कर रहे थे कि लोग एग्रेसिव हो। नेशनल ऑनर की बात ज़्यादा होने लगी, ठीक है ना। ये जो वॉर में लड़ने जाते हैं, जो सोल्जर्स जो ट्रेंच में रहते हैं, उनके लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया, ठीक है ना। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, सोल्जर्स को सिविलियन से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी। तो मीडिया हो या पॉलिटिशियन हो, उन्होंने क्या किया, वॉर को प्रोपेगेट किया, नेशनल ऑनर को सबसे ऊपर बताया, लोगों को एग्रेसिव, लोगों को मैस्कुलिन होने के लिए प्रमोट किया, ठीक है ना। सो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम सेंटर स्टेज इन लाइफ, ठीक है ना। कि ये वॉर प्रोपेगेंडा, नेशनल ऑनर, जो लोगों की जो लाइफ थी, जो पब्लिक लाइफ थी, उसमें जो सेंट्रल पॉइंट था, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस किया जाने लगा, ठीक है। ये अलग बात है। देखिए मीडिया चाहे जितना भी ग्लोरीफाई कर ले आर्मी के लाइफ को, लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि लोग आर्मी ज्वाइन करें, ठीक, स्ट्रॉन्ग बने, खुद भी और कंट्री को भी बनाए। लेकिन जो रियलिटी थी, जो आर्मी की लाइफ थी, वो काफ़ी मिजरेबल थी। जो बंकर में रहना पड़ता था उन्हें, ठीक है, कई बार वहाँ पे पॉइजनस माहौल होता था, बदबूदार कंडीशन में रहना पड़ता, ठीक है। जैसे अब वॉर हुआ, सोल्जर्स मर गए तो उनके बगल में डेड बॉडीज पड़ी होती थी, उनके बीच रहना पड़ता था सोल्जर्स को। सो जितना मीडिया उसको प्रोपेगेट कर रही थी, सोल्जर्स लाइफ की रियलिटी उसकी बिल्कुल अपोजिट थी। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ेक्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं तो यूरोप में इसके जो भी आप इफ़ेक्ट देखते हैं, सोशल कंडीशन में हो या इकोनॉमिक कंडीशन हो या पॉलिटिकल कंडीशन हो, आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं द इफेक्ट ऑफ वॉर के बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। हम लोग अगले टॉपिक को देखते हुए चलते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। यूरोप में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को हम लोग अब देखते हुए चलेंगे। ओके, तो हम लोग ना इफेक्ट्स ऑफ वॉर के बाद देखेंगे टॉपिक 1.2 पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना। रेडिकलिज्म हम लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उग्रता कह सकते हैं या कट्टरता कह सकते हैं। तो यूरोप में हम लोग अभी जर्मनी में चल रहे हैं ना, तो जर्मनी में जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन है, ठीक है, वो कैसे होता है, जर्मनी का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज होता है। ओके, देखिए जर्मनी में जो वीमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ है या फॉर्मेशन ऑफ वीमर रिपब्लिक है, उसी टाइम पे ना देखिए आप, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कोइंसिडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टासिस्ट लीग्स ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया। जब जर्मनी में वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ है, उसी टाइम पे जर्मनी में स्पार्टासिस्ट लीग भी फॉर्म होता है। स्पार्टासिस्ट लीग बेसिकली सोशलिस्ट लोगों का ग्रुप था, ठीक है ना। ये स्पार्टासिस्ट लीग बेसिकली वैसे लोगों का ग्रुप था, बोल्शेविक सपोर्टर्स, या जो लोग चाहते थे कि रसिया में जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ है और पावर चेंज हुआ है, तो रसियन रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के जो सपोर्टर जो चाह रहे थे कि जर्मनी में भी बोल्शेविक जैसे पावर चेंज हो वहाँ पे, तो बोल्शेविक आइडिया के जो सपोर्टर थे वो कहलाएंगे स्पार्टासिस्ट लीग, ठीक है ना। सो वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन और स्पार्टासिस्ट लीग दोनों एक टाइम पे ही फॉर्म हुए थे, ठीक है ना।
स्पार्टासिस्ट लीग के बारे में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज स्पार्टासिस्ट लीग, तो आप कह सकते हैं इट वाज द सपोर्टर ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखिए जो जर्मनी के जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो नहीं चाह रहे थे कि जर्मनी में भी जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ है वैसे जर्मनी में भी हो। ठीक है ना, तो जो ये स्पार्टासिस्ट लीग का जो मूवमेंट था, स्पार्टासिस्ट लीग के जो मेंबर्स थे, सपोर्टर्स थे, उनकी ये कोशिश थी कि बर्लिन पे कब्जा किया जाए, पावर अपने हाथ में लिया जाए। तो स्पार्टासिस्ट के जो रिवोल्ट थे उसको कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, इन सब ने मिलकर क्या किया है, सप्रेस किया। जो वॉर वेटरन थे, या जो वॉर वेटरन कहने का मतलब जो वॉर आर्मी में थे पहले, ठीक है, रिटायर्ड थे, एक्सपीरियंस्ड थे। वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है, तो जो वॉर एक्सपीरियंस्ड लोग थे उनका एक ग्रुप था जो कहलाता था फ्री क्रॉप। तो फ्री क्रॉप्स के हेल्प से ये सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स ने क्या किया, जो स्पार्टासिस्ट लीग हैं उनके रिवोल्ट को सप्रेस किया। और इस डिफीट के बाद जो स्पार्टासिस्ट लीग था उसने अपना नाम चेंज करके रख लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट ये जर्मनी में हमेशा के लिए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोनेंट हो गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जर्मनी में पॉलिटिकल डिवीज़न हो रहा है, पॉलिटिकली जर्मनी का माहौल क्या हो रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है। ठीक है ना, सो वीमर रिपब्लिक ऑप्रेस्ड स्पार्टासिस्ट रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। ठीक है ना, द एंग्विस्ड स्पार्टासिस्ट लेटर फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ओके, एंड दे बोथ द पार्टी रिमेन्ड एनिमी। जर्मनी का पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हम लोग समझ रहे हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जर्मनी में इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। ठीक है ना, सो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। हम लोग ना अब जर्मनी के इकोनॉमिक कंडीशन को समझेंगे कि 1923 और उसके अराउंड जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और कैसे जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस ने वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन को प्रभावित किया है। ठीक है, ओके, तो हम लोग ना जर्मनी के पॉलिटिकल कंडीशन को तो समझ चुके हैं कि जर्मनी में पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाली सिचुएशन हम लोगों ने देखा है कि जर्मनी में बर्लिन में पावर को गेन करने के लिए जैसे रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, वैसे ही जर्मनी में भी कोशिश की गई। और इसके बाद जर्मनी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। जो हिटलर के राइज के बाद भी जो सोशलिस्ट हैं और कम्युनिस्ट हैं वो यूनाइट नहीं हो पाए जर्मनी में। और ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न है ना, ये और ज़्यादा वर्सेन हुआ जब जर्मनी को ना इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा है। ठीक है, वॉर के बाद जर्मनी के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हुई। हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्साय देखा है कि ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड एज वॉर कंपनसेशन। वॉर कंपनसेशन के तौर पे जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड हर्जाना देना है। ठीक है, और ये उसके बाद आप जानते हैं कि जो वॉर रिपेरेशन है, वॉर की जो क्षतिपूर्ति है वो गोल्ड में करना है जर्मनी को। जर्मनी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। तो जो देखिए जर्मनी ने क्या किया, गोल्ड में पे करने से रिफ्यूज कर दिया। ठीक है ना, अब जर्मनी के इस स्टेप से फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल रीजन है, नाम है उसका रूर। ठीक है ना, ये देखिए आप RUHR। ठीक है, तो फ्रांस ऑक्यूपाइड द लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी। फ्रांस ऑक्यूपाइड रूर व्हेन जर्मनी अपोज्ड टू पे इन गोल्ड। ठीक है ना, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जर्मनी ने गोल्ड में पे करने से मना किया और फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के इस इंडस्ट्रियल सिटी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जर्मनी ने क्या किया ना, फ्रांस को रिटेलिएट किया, फ्रांस को अपोज किया और गुस्से में जर्मनी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा करेंसी इशू करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। देखिए कई बार ना आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट के पास जब मिंट है, जब नोट छाप सकते हैं तो बहुत ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापते हैं। तो उसका एक रीज़न आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जितनी प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा अगर वो नोट इशू करेंगे तो नुकसान कंट्री का होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसको हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है ना कि जर्मनी ने बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी इशू करना स्टार्ट कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो जर्मन करेंसी है, जो मार्क है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरने लगी। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं जो एक जर्मन मार्क की वैल्यू $US के अगेंस्ट थी। देखिए आप अप्रैल के मंथ में एक $US
की वैल्यू 24,000 मार्क्स है, ठीक है। वही आप देखेंगे तो जुलाई में 1 मार्क और $1 इनमें कंपैरिजन करते हैं तो $1 वाज इक्वल टू, ठीक है, सो $1 वाज इक्विवेलेंट टू 3,53,000 मार्क्स, ठीक है। वही वैल्यू आप कंपेयर करेंगे अगस्त में तो आप देखते हैं 46,21,000 मार्क्स के इक्वल हो जाता है $1। और जब आप दिसंबर में कंपैरिजन करते हैं तो $1 वाज इक्वल टू 9,88,60,000 मार्क्स के इक्वल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जर्मनी के करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा गिरती जा रही है और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़े तो उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फाइनली अमेरिकन जो थे वो जर्मनी को इस कंडीशन से रेस्क्यू करने के लिए फाइनली अमेरिकन्स इंटरवेंड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। एक ना आप देखेंगे डेव्स प्लान, इसके बारे में टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया। डेव्स प्लान, चार्ल्स जी डेव्स, इनका नाम क्या था पूरा? चार्ल्स जी डेव्स, ठीक है। 1924 में इन्होंने एक पैकेज सजेस्ट किया जिससे जर्मनी को हेल्प किया जा सके, उसको बोलते हैं डेव्स प्लान। तो जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, पॉलिटिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ना हम लोग यहाँ से आगे चलते हुए चलेंगे टॉपिक नंबर 1.3 द ईयर ऑफ डिप्रेशन में, कि देखिए ये इकोनॉमिक क्राइसिस आगे जाके इकोनॉमिक डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब चलते हैं, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, टॉपिक नंबर 1.3, ठीक है। ओके, तो हम लोग ना जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन समझ रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जर्मनी के रेकलेसली पेपर करेंसी इशू करने का डिसएडवांटेज जर्मनी के ऊपर कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डेव्स प्लान में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका आगे आता है जर्मनी की हेल्प करने के लिए। तो आप देखेंगे ना तो 1924 से 28 के बीच में जर्मनी की कंडीशन थोड़ा बहुत स्टेबल होती है, कुछ इम्प्रूव होती है जर्मनी की कंडीशन, ठीक है। आपको पता है कि जर्मनी की जो हालत है वो टोटली डिपेंड कर रही है अमेरिकन एड पे, अमेरिकन हेल्प पे। लेकिन क्या होता है 1929 में अमेरिका की हालत खुद ख़राब हो जाती है और जर्मनी में जो ये सुधार आप देख रहे हैं थोड़ी सी ये सुधार ख़त्म हो जाती है, जर्मनी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखिए होता क्या है ना कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका से काफ़ी कैपिटल यूरोप की तरफ इन्वेस्ट हुआ, ठीक है, चाहे वो अमेरिकन बैंक्स हो चाहे वो अमेरिकन कंपनीज हो, उन्होंने यूरोपियन कंट्री की हेल्प की थी। वॉर के टाइम में यूरोप ने काफ़ी लोन लिया है अमेरिका से। अब क्या हुआ, वॉर के बाद यूरोप की इंडस्ट्रियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है ना। जो भी कंट्री वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बंद हो गए थे, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, वो अमेरिकन लोन को रिटर्न करने की हालत में नहीं थे। रिज़ल्ट क्या हुआ कि अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट यूरोप में आया था वो ब्लॉक हो गया, वहाँ प्रॉफिट नहीं मिला। जो अमेरिकन शेयर होल्डर्स थे उन्हें लग रहा था कि उन्हें आगे जाके और ज़्यादा घाटा होगा। तो अमेरिकन शेयर होल्डर्स, आप एक डेट देख लीजिए, ऑन 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड एंड वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वाज क्रैश्ड। अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वो क्रैश कर गया। क्रैश करने का मतलब जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा मार्केट से निकाल के बाहर आने लगे। तो हम ये देख रहे हैं ना कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ठीक है, वो क्रैश हो गया, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर जो है वो मार्केट से निकालने लगे। उन्हें डर था कि आगे जाके लॉस हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे अमेरिका पे आया, अमेरिका पे इम्पैक्ट क्या होता है उसका, ठीक है। जो आप जो कह रहे हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है अमेरिका पे, तो आप देखते हुए चलेंगे। जो अमेरिका का नेशनल इनकम है, ठीक है ना, वो आधा हो जाता है घट के। अमेरिका का द नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका रिड्यूस्ड बाय हाफ। अमेरिका में जो फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे, वो सब बंद हो जाते हैं, ठीक है। जो एक्सपोर्ट था अमेरिका का वो गिर जाता है, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे आप, ये तो कॉमन सी बात है कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है ना।
देखिए जब जॉब ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, जब इनकम नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो कंट्री का क्या इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा। तो ये तो आपस में एक इंटरलिंक्ड चेन है, ठीक है ना। वही अगर हम लोग बात करते हैं इस डिप्रेशन का जर्मनी पे, ठीक है ना, तो देखते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल डिप्रेशन, द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ओवर जर्मनी, ठीक है ना। देखिए जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1929 में था, 29 में डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 24 से 28 तक जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कुछ हद तक स्टेबल आप कह सकते हैं। 1929 में जो जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उसका 40% हो जाता है 1932 में, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जर्मनी में वो घटने लगता है, ठीक है। जर्मनी में बेरोजगारों का जो संख्या है, जो जर्मनी में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जर्मनी में अभूतपूर्व बेरोजगारी देखने को मिलती है, ऐसी बेरोजगारी पहले कभी नहीं आई थी। टोटल 6 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी, ठीक है। बेरोजगारी का ऐसा आलम था ना कि लोग गले में प्लेकार्ड टांग के घूमते थे जिस पे लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने को तैयार है, ठीक है। जो यूथ थे वो प्लेकार्ड वगैरह पूरे दिन खेलते रहते थे, काम नहीं था उनके पास, या फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लूट खसोट में इंगेज रहने लगे, ठीक है। जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, या तो वो खाली बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो फिर क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। जो सैलरीड लोग थे, जो काम कर रहे थे, उन्हें ये डर था कि अगर ये कंडीशन आगे कंटिन्यू करता है तो वो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ प्रोलेटेरियनाइजेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। प्रोलेटेरियनाइजेशन कहने का मतलब हमारा वैसे कंडीशन से है जब आदमी फोर्सफुल्ली लेबर का काम करने के लिए तैयार होता है, या कंडीशन आदमी को फोर्स करता है कि उसे लेबर का काम करना पड़े, डेली वेज वाला काम करना पड़े, ठीक है। तो वो कंडीशन कहलाएगा प्रोलेटेरियनाइजेशन। और जब हम प्रोलेटेरिएट क्लास कहेंगे तो उसका मतलब मजदूर वर्ग से होगा, ठीक है ना। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 1932 रिड्यूस्ड अप टू दैट ऑफ 40% ऑफ 1929, ठीक है। 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल वर देयर इन जर्मनी ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन, ये वर्ड आप लोग समझ चुके हैं। प्रोलेटेरियनाइजेशन मतलब वो उस हद तक कंडीशन खराब होना, इकोनॉमिक कंडीशन उस हद तक खराब होना जहाँ पे जाके लोग लेबर का काम करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा जर्मनी की ख़राब थी। साथ ही साथ देखिए ये तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन, जर्मनी की ना पॉलिटिकल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो देखिए जर्मनी एक तरीके से तो इकोनॉमिकली जर्मनी में प्रॉब्लम है ही, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं वीमर रिपब्लिक की। हम देखिए ये जो वीमर रिपब्लिक है ना इसका स्ट्रक्चर ही डिफेक्टिव था, ठीक है। यहाँ पे क्या था ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात थी कि हर एक ग्रुप का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इट वाज नियर इम्पॉसिबल टू गेन मेजॉरिटी फॉर अ सिंगल पार्टी, ठीक है ना। एक पार्टी के लिए मुश्किल था कि वो मेजॉरिटी हासिल करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम थी कि स्टेबल गवर्नमेंट वीमर रिपब्लिक ऑफर नहीं कर पा रही थी। दूसरी यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 48 जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 है ना, ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इमरजेंसी का जो आइडिया है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो जर्मनी से ही आया है, जर्मनी से ही बोरोड है, ठीक है ना। सो अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48 विच एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी एंड मेड हिम रूल बाय डिक्री, ठीक है ना। डिक्री का मतलब क्या होता है कि अब ऑर्डर के द्वारा रूल करना, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट जब भी चाहे रिपब्लिक को, जब भी चाहे गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकता है, इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। प्रेसिडेंट कुड रूल जर्मनी बाय हिज डिक्री, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। सेकंड, राष्ट्रपति जो है वहाँ पे आर्टिकल 48 का फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। सो आप अगर देखेंगे इस सब का रिजल्ट क्या होता है कि विद इन अ शॉर्ट लाइफ वीमर रिपब्लिक हैड सॉट 20 डिफरेंट कैबिनेट्स। देखिए
1999 में ये बना है, उसके बाद 1932 के बाद जर्मनी में हिटलर पावर में आ जाते हैं। तो ये कितने 14-15 साल की इनकी लाइफ है। इस 14-15 साल के शॉर्ट लाइफ में वीमर रिपब्लिक में आप देखेंगे तो 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं। वीमर रिपब्लिक हैड विटनेस्ड मोर देन 20 कैबिनेट्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और अगर आप एवरेज की बात करते हैं हर गवर्नमेंट के एवरेज की, तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्शन था इनका ये 4 साल के लिए होता था, ठीक है। 4 साल का टर्म होता था और उसमें इनका जो आप एवरेज देते हैं तो हर एक कैबिनेट का एवरेज 239 डेज का था। तो ये क्लियरली शो करता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल नहीं थी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना। देखिए जो ये कंडीशन है आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन में जो इनस्टेबिलिटी है और अस्थायित्व की भावना है, इस सब का रिजल्ट ये होता है कि जो जर्मनी के लोग थे उनका भरोसा खत्म हो गया डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। जर्मन पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशन। लोगों को लग रहा था, जर्मनी के लोगों को, कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो डेमोक्रेटिक और पार्लिया गवर्नमेंट की बात करते हैं या जो गवर्नमेंट वीमर रिपब्लिक ऑफर कर रहा है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो जर्मनी को इफ़ेक्टिवली रूल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 1, 1.1, 1.2 और 1.3 को डील किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम और सजेशन शेयर कर सकते हैं।